Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important and very interesting topic that is oxidizing properties of halogens. तो students ये आप लोगों ने start से लेकर end तक जो है lecture को अच्छे से understand करना है अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कोई भी इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और इससे रिलेटेड कोई भी MCQs वगैरह जो है वो आप लोग उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है मैंने बात की कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो हैलोजेंस हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैलोजेंस हम इनको कहते हैं हैलोजेंस सॉल्ट फॉर्मर्स। हेलो कहते हैं, हेलो वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं सॉल्ट के लिए, और जेंस का मतलब होता है टू फॉर्म या जनरेट। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मर्स हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स या हैलोजेंस कहते हैं। तो ये आपके पास ग्रुप 7A के मेंबर्स आ जाते हैं जिनके अंदर हमारे पास है फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं तो स्टूडेंट्स इसको इसी वजह से मैं डायटोमिक फॉर्म में लिख रही हूँ, F2Cl2 Br2 एंड लास्ट में I2। ठीक है, ये इसी से नीचे आता है तो वो मैं जो है वो इसको मैंने साइड पर रख दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी इस वजह से। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये इनको हम क्या कहते हैं नोबल नोबल कह रही हूँ हैलोजेंस हैं। ठीक है, ग्रुप 7A के मेंबर्स। ठीक हो गया, इन्हीं को हम हैलोजेंस कहते हैं और इन्हीं की स्टूडेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। अब ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये एक मिनट में तो बात समझाने वाली नहीं है, लेकिन अभी मैं मजीद जब टॉपिक को अंडरस्टैंड करवाऊंगी एक एक पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स में आपका क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट होप्स हो कि आपको नजर आ रहा है कि ऑल फ्री हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जितने भी फ्री हैलोजेंस हैं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो कि क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, गेन करता है, रिसीव करता है या एक्सेप्ट करता है। क्या चीज एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसी स्पीशी है जो क्या करती है कि गेन करती है, रिसीव करती है या एक्सेप्ट करती है। मतलब एक ही सेंस में आप देख रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, लेना, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है किससे? फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब शॉर्ट डेफिनेशन में अगर हम शॉर्ट सेंस में अगर एक सिंपलेस्ट सेंस में अगर हम सिंपलेस्ट वे में इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशी दैट गेन्स, रिसीव्स और एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होप्स हो कि आपको टर्म जो है वो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब दूसरे वे में भी हम इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो पहले दूसरों की बात करनी है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद जो है वो रिड्यूस होता है। दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ रिड्यूस। तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस तरह से दो तरह से हम जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये दोनों पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब ये यहाँ पर मैंने बात की कि फ्री हैलोजेंस, जितने भी आपके फ्री हैलोजेंस हैं, मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है ये हैलोजेंस जो फ्री स्टेट में हैं, तो ये क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फ्री स्टेट में जब मौजूद हैं तो तब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो अब आप देखें कि हैलोजेंस ये जो है ना, ये सारी बात जो स्टूडेंट्स में भी आपको क्लियर भी करूंगी, इनको हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको टर्म जो है होप्स हो कि ये तो अंडरस्टैंड आपने कर ली। अभी हम रिएक्शंस इसके देखेंगे और उसके रिस्पेक्ट से आप इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पॉइंट जो है इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हैलोजेंस हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के ये जो आपके हैलोजेंस हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और उनकी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की एबिलिटी। ठीक है, जब आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकाला जाता था और उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती थी हम कहते थे आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आउटरमोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट है आयनाइजेशन एनर्जी के। क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। ठीक है, और आपके एनाइंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो हैलोजेंस की हाई वैल्यू होती है। ठीक है, हाईली और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इनकी हाई होती है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो आपके ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके फ्लोरीन की होती है, जो कि आपको होप्सो की याद होगा कि सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है क्लोरीन है, उससे नीचे जो है ब्रोमीन है और उससे नीचे जो है वो आपके पास आयोडीन आ जाता है। ठीक है, फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की जो है वो 3 है,
3.0, ब्रोमीन के लिए जो है वो 2.8 है, और जो है आयोडीन के लिए जो है वो 2.5 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इस रिस्पेक्ट से ये बात लिखी है। अब ये यहाँ पर बात मैंने ये क्यों ऐड की है, तो स्टूडेंट्स ये इसलिए क्योंकि भाई आप देखेंगे कि मैंने कहा कि हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की एबिलिटी भी इनके अंदर मौजूद होती है ना, तो इसी वजह से ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये बात इसलिए लिखी है। तो अभी हम रिएक्शन जब करेंगे तो मजीद आपको क्लियर होगा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनके अंदर हाई है। देयरफॉर दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यही बात मैंने की कि हाई इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन दीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यही रीजन होने की वजह से कि ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि ये जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये गेन करते हैं या रिसीव या एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी वजह से हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट जो है स्टूडेंट्स होप्स हो कि क्लियर हो गया है। अब हम इसके रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं कि वाकई में ये किस तरह से जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं। तो अब देखें कि मैंने आपसे कहा कि जो आपके पास फ्री हैलोजेंस हैं इनकी डायटोमिक फॉर्म में, ये आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आप ये हमेशा याद रखें कि जो आपके हैलोजेंस हैं ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं होता, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में, मतलब दो एटम्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब F2Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स कि ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको दे रहे हैं 2 फ्लोराइड आयंस। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जो फ्लोरीन है यहाँ पर F2 की फॉर्म में है, तो यहाँ पर देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि देखें एक फ्लोरीन एटम जो है ना, एक अगर हम सिंपल एक फ्लोरीन एटम की बात करें तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, क्योंकि 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, F नेगेटिव आयन में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अब क्या आपका जो फ्लोरीन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? तो स्टूडेंट्स ये कभी भी नहीं हो सकता, वो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो 2 फ्लोरीन एटम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, कि एक फ्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसी तरह, और इसी तरह आप देखें कि दूसरा फ्लोरीन एटम है, यहाँ पर ऊपर लिख लेती हूँ, देखें अब दूसरा फ्लोरीन एटम है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब 2 फ्लोरीन एटम्स है ना, ये देखें 2 फ्लोरीन एटम्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लिए, तो आपको जो है 2 फ्लोराइड आयंस मिल जाएंगे। देखें ये भी F नेगेटिव बनेगा। अब इसको ओवरऑल लिख लें, ये चीज़ जो है वो मैं कैसे लिख देती हूँ, चलें यहाँ पर हम कर लेते हैं, होप सो कि ये बात जो है आपको क्लियर होगी। तो अब देखें इसको हम क्या कर देंगे, F2, ये तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक फ्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता, तो ये नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आप देखें यहाँ पर 2 फ्लोरीन एटम्स जो है ना कंबाइन हुए, तो ये F2 मिल गया, मतलब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कंबाइन हुए। अब ये आपको 2 फ्लोराइड आयंस दे रहे हैं, देखें 2 F नेगेटिव आयंस है, तो इसी वजह से हम इसको लिख देंगे 2F नेगेटिव। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये चीज जो है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन जो है वो अक्सर इसको गलत कर देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि मतलब मैंने आपसे कहा कि आपने ये नहीं करना कभी भी कि एक फ्लोरीन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले और वो जो आपको फ्लोराइड आयन जो है वो दे दे, 2 फ्लोराइड आयंस दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कहेंगे कि आपके पास जो है 2 फ्लोरीन एटम्स इनके डायटोमिक फॉर्म में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और फिर आपको 2 फ्लोराइड आयंस देंगे, तो तब ये बात कहना जो है वो ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर है और बाकी इक्वेशंस भी अब आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखें फ्लोरीन ने 2 फ्लोरीन एटम्स जो हैं इनके, उन्होंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ईच एटम जो है वो लेगा और 2 फ्लोराइड आयंस में ये कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह आप देखें कि ये भी गेन कर रहा है, तो क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह ये जो ब्रोमीन है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इनके बुरा बन रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, तो ये आयोडाइड आयन में, तो ये रिस्पेक्टिव हैलाइड आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। फ्लोरीन ने कन्वर्ट हुआ फ्लोराइड में, क्लोरीन क्लोराइड में, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में और आयोडीन आयोडाइड आयन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। और इन सब रिएक्शंस में स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये गेन इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे
है, ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो आपके फ्री हैलोजेंस हैं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक है, ये बात तो स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे करेंगे। ये तो बात मैंने आपको स्टार्ट में बता दी कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी हम मजीद जब इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट से जब हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर वगैरह देखेंगे तो वो मजीद आप अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक को। लेकिन इससे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स की बात आपको बताई है कि एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं बीच में आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी कमांड हो, मतलब अच्छे से आप चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करवाऊँ। मतलब मेरी कोशिश होती है कि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप चाहते हैं कि जस्ट हम जल्दी से चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें और इतना ज़्यादा टाइम ना दें लेक्चर को अंडरस्टैंड, मतलब लेक्चर ना सुने ज़्यादा, तो स्टूडेंट फिर आप अच्छे तरीके से उन सारे पॉइंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करें तो उसके लिए जो है आपको पूरा जो लेक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 10 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के जो मतलब इसका मतलब है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जा रही है। तो कहता है कि ये रिएक्ट करते हैं विद हैलोजेंस टू फॉर्म हेलाइड्स। तो ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स देंगे। अभी हम इसका रिएक्शन भी देखेंगे और इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट बात भी देख लें कि इन दीज रिएक्शंस मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। मेटल्स क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज्ड मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये हम मैं आपको ये एक सारी बात एक्सप्लेन भी करूंगी। और हैलोजेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उनकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या कमी आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की जो हमने टर्म यूज़ किया है तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसलिए जो है ये सारी दोनों बातें मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो है आपके जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेंबर्स हैं ये रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, तो हैलाइड्स देते हैं। पहली तो ये बात, और दूसरी ये कि ये इनमें जो आपका मेटल है वो ऑक्सीडाइज होंगे और हैलोजेंस जो हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। तो ये अब हम जो है वो रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो रिएक्शन है, होप सो कि ये आपको नज़र भी आ रहा है। तो देखें यहाँ पर ये जो सोडियम है, सोडियम मेटल है, ये आपका ग्रुप 1A का मेंबर है, अल्कली मेटल्स हैं ये सोडियम। ठीक है, तो सोडियम जो है ये क्लोरीन हैलोजन, अभी मैंने आपसे बात की थी कि हैलोजन्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं और ये हैलाइड्स दे देते हैं। तो अब आप देखें कि हैलोजन क्लोरीन हमने लिया और इसके साथ इसको रिएक्शन करवाया है जब, तो ये आपको दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि हैलाइड्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं और ये सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? हैलोजन्स कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी की वजह से हम इनको क्या कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स। यानी कि जो आपके हैलोजेंस हैं ये रिएक्ट करते हैं जब ग्रुप 1A या ग्रुप 2A के मेंबर से, तो ये सॉल्ट बनाते हैं। सो इसी वजह से हम इनको सॉल्ट फॉर्मर्स कहते हैं। और ये आपने देख भी लिया है रिएक्शन के थ्रू कि NaCl ये सॉल्ट है और ये बना रहे हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स मैंने जो फर्स्ट बात की थी कि ये जब रिएक्ट करते हैं तो हैलाइड्स देते हैं, तो ये तो बात आपको क्लियर होगी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको इसके केस में मिल गया। ठीक है, हेलाइड मिल गया है। अब मैं सेकंड बात की तरफ आती हूँ कि मैंने आपसे कहा कि इसमें जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और जो हैलोजेंस हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो अब देखें कि जो सोडियम है यहाँ पर फ्री स्टेट में, कोई भी एलिमेंट जो फ्री जो है एलिमेंट या जो स्पीशी कोई भी जो फ्री स्टेट में होगी तो वो क्या होगी? वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होती है। तो देखें कि यहाँ पर सोडियम जो है वो फ्री स्टेट में मौजूद है, तो इसी वजह से हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका जीरो लिखेंगे। इसी तरह जो क्लोरीन है ये फ्री स्टेट में है, मतलब किसी के साथ जो है कंबाइन नहीं हुई भी। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में है, तो ये भी क्या होगी कि इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होगी। अब देखें इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी आप कह सकते हैं ये जीरो है। अब जबकि आप जब इसका हैलाइड बना तो अब देखें कि सोडियम के ऊपर जो है वो +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो ये ओवरऑल आपने इसमें चार्ज देख लिया। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि जीरो से लेकर, अब पहले सोडियम की हम बात कर लेते हैं। तो सोडियम जो है जीरो स्टेट से किधर गया है? +1 स्टेट में गया। किधर गया है? जीरो से +1। तो अब देखें जीरो से +1 की तरफ जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है ना, तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो आप देखें कि ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो ये आपने देखा कि आपका जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। मेटल आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑटोमेटिकली जो क्लोरीन है ये रिड्यूस्ड हुआ है। अब इसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसे रिड्यूस हुआ। तो ये देखें कि ये जीरो स्टेट से किधर गया है? -1 में गया है। और जीरो से -1 आपको पता है -1 पहले आता
आता है ना, यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ, देखें जीरो सेंटर में है, इसके आगे जाएंगे तो ये सारे +1 +2 ये मेंबर्स पॉजिटिव में होंगे, और इससे पीछे जो है वो -1 -2 पीछे नेगेटिव में है, ठीक है। तो आप देखें कि जीरो से पीछे गया तो नेगेटिव में आता है ना, नेगेटिव जो है वो पीछे होते हैं जीरो से। तो अब जीरो से -1 की तरफ जाना क्या हुआ, मतलब कमी आई है ना ऑक्सीडेशन नंबर में, रिडक्शन आई है, कमी आई है, तो डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो आपने देखा कि आपका जो सोडियम मेटल है, यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हुई और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो आपका जो मेटल है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, जीरो स्टेट से +1 में गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ, और जबकि आपकी जो क्लोरीन हैलोजेंस है ये जीरो से -1 में गई, मतलब ये रिड्यूस्ड हुई है। तो इस तरह से ये आपको जो होप्स हो कि सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा था वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए। अब हम आते हैं फैक्टर्स की तरफ जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर को, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं, तो वो 4 फैक्टर्स हैं। कौन से, कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है, फर्स्ट नंबर पे एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है। मतलब एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएट कहते हैं तोड़ने को, ठीक है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जो है वो, तो इसमें स्टूडेंट्स खासतौर पे हाँ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स, ठीक हो गया। तो ये हमने बात डिस्कस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो पे। तो ये भी स्टूडेंट्स अगर आप मजीद टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं इन सारे पॉइंट्स को, तो ये आप सेपरेट जो टॉपिक वाइज भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो टॉपिक मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसको भी आप कंप्लीट टॉपिक को जाके जो है वो लेक्चर में देख सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनको भी जो है आप सेपरेट जो है ये लेक्चर्स बने हुए इनमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो मैंने कहा कि इस तरह से तो बहुत ज़्यादा जो है आपका लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने लग जाऊँ। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये आप देख लें। तो अब इनको हम मजीद मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, लेकिन अब हम आते हैं पहले ट्रेंड्स की तरफ, ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अब यहाँ पर 2 बातें स्टूडेंट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अब वो 2 बातें क्या हैं कि फर्स्ट बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्या कि इफ़ अ हैलोजन हैज़ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, अगर हैलोजन आपके पास है और उसकी लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो, फर्स्ट ये बात कि लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो, हाई हो, एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो। 3 बातें स्टूडेंट्स ये होगी, मतलब 3 पॉइंट्स, मतलब फर्स्ट बात में मैंने की है, ठीक है, कि लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू और हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो ऑफ इट्स आयंस। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये बात याद रखनी है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो। किस पे डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी, आपकी चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज और साइज स्मॉल होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो यही बात है कि हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयंस देन इट विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स उनमें से फिर वो वाला हाइड्रोजन जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो उसके तौर पर एक्ट करेगा। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो कि फौरन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, एक्सेप्ट या रिसीव कर लेगा फ्रॉम अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब देखें कि अगर हम हैलोजेंस के लिए ऑर्डर लिख रहे हैं तो ये ऑर्डर जो है आपको दिखने में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें कि फ्लोरीन जो है
यहाँ पर जो F2 है, यहाँ पर ये क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर उसके बाद क्लोरीन है और उसके बाद जो है ब्रोमीन है और फिर जो है वो आयोडीन है। और ये एक ऑर्डर आपको नज़र भी आ रहा है कि फ्लोरीन जो है यहाँ पर जो है वो ज़्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर जो है वो आयोडीन। आयोडीन जो है वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आप कह सकते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना अच्छा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। और मतलब अगर हम इसके ओवरऑल ऑर्डर को देखें तो यहाँ पर आप लिख लें कि ये क्या है, गुड या बेटर आप लिख सकते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से यहाँ पर लिख लें, ये कंप्लीट लिख लें, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ वैसे ही कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये क्या आप लिखेंगे इसको कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों की में अगर आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्यों फ्लोरीन जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके बारे में अब आपको होप्स हो के पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी है ऑफ इट्स आयंस। सो इसी वजह से ये क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देखें लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर लो मतलब इसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो क्यों है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि देखें F2 यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ। देखें आपके पास जो फ्लोरीन और फ्लोरीन की मैं पहले बात कर लेती हूँ और इसको हम लेट्स सपोज कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन से। तो फ्लोरीन के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज क्या होता है, स्मॉल होता है ना। तो क्लोरीन का साइज है वो बड़ा होता है। तो अब साइज जो है वो स्मॉल है और आप देखें कि साइज स्मॉल है और उसमें जो है वो फ्लोरीन टू फ्लोरीन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लॉन पेयर क्या होगी, यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह, एक तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना, तो अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्जन क्या होता है कि ये इनकी जो है वो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, एक स्मॉल साइज होने की वजह से और लॉन पेयर रिपल्जन होने की वजह से इनकी जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, लो होती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इसकी लो होती है। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेफ्ट राइट इन अ पीरियड अगर हम जाएँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो हाई होती है, ठीक है। क्योंकि साइज जो है वो छोटा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो इस वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, तो इस वजह से हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। और थर्ड स्टूडेंट्स के हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, तो ये मैंने आपको बताया कि चार्ज टू साइज रेशियो पर डिपेंड करता है। तो आप देखें कि जितने भी हैलोजेंस हैं इनके ऊपर जो है वो चार्ज क्या होगा, -1 होगा। सारों के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है ना, -1 है, -1। यानी कि फ्लोराइड को देखें, क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को, तो साइज सॉरी चार्ज तो इनके अंदर सब में सेम है। तो अब साइज के रिस्पेक्ट से देखें तो आपने देखा कि साइज जो है वो जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होता है, उससे नीचे क्लोरीन का बड़ा डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, तो साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो साइज जिसका स्मॉल होगा और चार्ज तो सबका सेम है, साइज जो है वो जिसका स्मॉल है, ठीक है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी, ठीक है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। तो ये होप्स हो के स्टूडेंट्स ये तीनों बातें जो है वो आपको क्लियर होगी कि जो फ्लोरीन है आपके इस केस में, जो फ्लोरीन है ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है, इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। सो इसी वजह से ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके ये एक बात जो है वो क्लियर हुई। अगर इसकी सेकेंड बात को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि हैलोजन अगर जिसकी हाई एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो और लो जो है हाइड्रेशन एनर्जी हो, सो वो जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बात जो है वो आप आयोडीन के रिस्पेक्ट से देख सकते हैं। तो होप्स कि स्टूडेंट्स आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई है ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब हम आते हैं इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है और रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ आते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या मतलब है स्टूडेंट्स की, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव किसे कहते हैं कि मतलब हमने रिलेट करना है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर अमंग हैलोजेंस। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब जो हैलोजेंस हैं आपके पास, ये यानी कि जो आपके पास ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं, इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर की हमने बात तो कर ली है कि फ्लोरीन जो है वो हाईली फ्लोरीन जो है वो उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये स्ट्रेंथ जो है उसी को मैं आप लोगों से मजीद डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ड्यू टू द डिफरेंस
डिफरेंस इन ऑक्सीडाइजिंग पावर में डिफरेंस की वजह से वन हेलोजन कैन ऑक्सीडाइज अदर, जो एक हेलोजन है वो दूसरे हेलोजन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। देयरफॉर फ्लोरीन जो है इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल हैलाइड आयंस टू मॉलिक्यूलर हेलोजन, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, ऑक्सीडाइज करके मॉलिक्यूलर हेलोजन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये स्टूडेंट्स बात आपने याद रखनी है, इसको मैं एक स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए मतलब एक चीज़ कि उनके माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे उनको, तो वो स्टूडेंट्स में एक छोटी सी एक उनको ट्रिक बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखें आपके पास जो है फ्लोरीन सबसे, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर जो फ्लोरीन है, फिर नीचे जो है वो क्लोरीन आपके पास आ जाते हैं, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, ठीक है। ये मैं एक सेपरेट छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखें आप क्या समझ लें, वैसे तो इसका साइज छोटा होता है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लेट्स सपोज आप सोचें इस लिहाज से कि जैसे फ्लोरीन बड़ा है, मतलब बड़ा भाई है, ठीक है। जैसे बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे बहन भाइयों को क्या करता है, बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों को क्या करती है, डांटती है या मार सकती है, ठीक है। मतलब ये उनको ऑक्सीडाइज कर सकती है, डांट डपट यहाँ पर ऑक्सीडाइज कहला रही है, ठीक है। तो यानी कि ये फ्लोरीन जो है ये बड़ा है, तो मतलब उस रिस्पेक्ट से कि बड़ा भाई है जो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये अपने से छोटे जो नीचे वाले हैं उन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, और मतलब सबको डांट सकता है। अब क्लोरीन जो है ये अपने से बड़े को तो नहीं डांट सकता, ठीक है, मतलब अपने से बड़े वाले को, अपने से ऊपर वाले को, बड़े भाई को जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता ना, ठीक है, अपने बड़े से को डांट नहीं सकता, लेकिन अपने से नीचे वाले को डांट सकता है, मतलब ब्रोमीन और आयोडीन अपने, यानी कि अपने से छोटे वालों को। तो अब इससे नीचे छोटे जो है वो कौन से हैं, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ये इनको जो है अपने छोटे बहन भाइयों को डांट सकता है, ठीक है। अब जो ब्रोमीन है वो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब किसको डांट सकता है, सिर्फ आयोडीन को, ठीक है, क्योंकि अब इससे बड़े जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन को जो है ये ऑक्सीडाइज इनकी डांट नहीं सकता। और लास्ट बचा आयोडीन जो कि सबसे छोटा है, तो छोटे वाले के नीचे कोई नहीं है कि ये भी किसी को बेचारा डांट सके, तो ये आयोडीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाकी सबकी जो है वो डांट को बर्दाश्त करता है और सिर्फ सब्र करता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को जो है आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्लोरीन ने क्या किया, फ्लोरीन जो है वो अपने से तीनों जो नीचे हैं मेंबर्स इन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, जबकि क्लोरीन सिर्फ अपने से नीचे यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है ऑक्सीडाइज, और ब्रोमीन जो है वो अपने से नीचे सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, लेकिन जो आयोडीन है ये सबसे छोटा है, तो ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि सारे जो है ऊपर वाले से बड़े हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब यकीनन आपको जो टॉपिक है इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो स्टार्ट में हमने इक्वेशन देखी थी कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को और ये फ्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका जो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें, ये E0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, और इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट्स है। तो ये देखें इसकी क्या है वैल्यू, 2.87 वोल्ट्स जो है वो आप देख रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये आपने लिख दिया। अब इसी तरह जब हम देखेंगे क्लोराइड्स की, यहाँ पर देखें फ्लोराइड है ना, अब यहाँ पर क्लोराइड है लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं ना, तो गेन को तो हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें कि सेकंड जो इक्वेशन है क्लोराइड के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखी गई है, और उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या दी जा रही है, -1.36 वोल्ट्स। तो आप देखें कि इसी ये जो डिफरेंट आपको हेलोजेंस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये जो आप देख रहे हैं टेबुलेटेड फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आपको इनकी वैल्यूज दी गई हैं, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। तो ये सब की जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल में। तो देखें ये बात मैंने आपसे की कि इसकी नेगेटिव सारी, अगर हम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की जगह हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करें तो ये सारी वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स नेगेटिव में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये नेगेटिव में वैल्यू आपको दी हुई है, सेकंड इक्वेशन आपको जो क्लोराइड वाली है इसमें लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में आ रहे हैं, वैल्यू सेम रहेगी 1.36 है लेकिन वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो ये -1.36 वोल्ट्स ये ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जा रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें तो वो +1.36 है, ठीक है। और ओवरऑल इसका रिएक्शन देखें तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है ओवरऑल, यानी कि दोनों इक्वेशन को अगर देखें ना, यह हम करके भी देख लेते हैं कि देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बाकी को आप नीचे उतारें तो F2 + 2Cl नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बचा 2F नेगेटिव और साथ में क्लोरीन Cl2। तो ये आपके पास बचा। अगर स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू जो है अगर आपके पास पॉजिटिव में आ जाती है +1.51 वोल्ट्स आ रही है, यानी कि पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, यानी कि पॉसिबल है,
ठीक है, मतलब ये पॉसिबल होगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा। अगर ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ जाती है तो तब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, यानी कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके अंदर ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छे तरीके से आपने माइंड में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लोरीन है, ये जो आपका फ्लोरीन है, ये क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरीन को। किसमें, ये देखें फ्लोरीन ने क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है क्लोरीन को ऑक्सीडाइज किया है। कैसे, अब देखें इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि देखें फ्लोरीन जो है आपका जीरो था, फ्री स्टेट में है, तो ये जीरो स्टेट में है। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ये भी जीरो स्टेट में है, और ये आपका ये -1, ये क्लोराइड था, ये -1 में था। तो आप देखें कि आपकी जो फ्लोरीन है इसमें जो है ये देखें जीरो से किस स्टेट में गया है, -1 में गया है, जीरो से -1 में गया है। और जो Cl नेगेटिव था, नेगेटिव से किधर गया है, जीरो में गया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखें एक जीरो है ना, इस तरफ जाएंगे आगे की तरफ तो ये पॉजिटिव होगा, और इस तरफ पीछे की तरफ आएंगे तो -1। ठीक है, माइनस नेगेटिव में होगा, -1 -2 जो भी वैल्यू है। अब देखें, अब जीरो से ये किधर गया है, जीरो से ये जो आपका फ्लोरीन है ये क्या हुआ है, जीरो से -1, मतलब नेगेटिव की तरफ गया है। तो मतलब क्या हुआ, कमी आई है ना इसके ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। लेकिन दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो यही मैंने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या पहचान होती है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है। तो आप देखें कि इसने क्लोराइड को जो कि -1 ऑक्सीडेशन नंबर में था उसको इंक्रीज करके जीरो में लेकर गया है, मतलब आगे की तरफ लेकर गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। ये क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, जीरो स्टेट में आ गया, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, और ये फ्लोरीन जो है ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद जो हो रहा है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं जीरो से -1 आया, तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको आप लोगों ने जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रिस्पेक्ट से भी स्टूडेंट्स आपने देख लिया है। तो हो सके ये जो है आपको कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं। अब फ्लोरीन, मैंने आपको बताया कि क्लोरीन को भी कर सकता है ऑक्सीडाइज, तो ये तो आप देख चुके हैं। अब आप देखेंगे ब्रोमीन और आयोडीन को भी कर सकता है। तो ये रिएक्शन आपने जस्ट यहाँ पर 2Cl की जगह आप 2Br नेगेटिव कर देंगे, और ये किसमें सेम सारा कुछ होगा। ये ब्रोमीन में ये मॉलिक्यूलर हैलोजन जो कि बात की थी कि ऑक्सीडाइज करता है 2 मॉलिक्यूलर हैलोजन्स, तो देखिए मॉलिक्यूल ब्रोमीन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिल रहा है, इसी तरह आयोडीन जो है मॉलिक्यूलर हैलोजन आपको मिलती जा रही है। तो इन सब रिएक्शन में आपने देखा कि फ्लोरीन ने क्लोरीन को भी जो है वो ऑक्सीडाइज किया, ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज किया, और आयोडीन जो है उसको भी ऑक्सीडाइज करके ये रिस्पेक्टिव जो मॉलिक्यूलर हैलोजन्स में इनको कन्वर्ट कर रहा है। और खुद जो है ये ऑक्सीडाइज, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसमें भी आप इसी तरह जो है वो लिख लेंगे कि जीरो स्टेट में है, और इधर भी जीरो है, और ये खुद जो है जीरो से किधर आ रहा है, माइनस में, मतलब रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये इसको जो ब्रोमाइड है उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, -1 से 0 लेकर जा रहा है। इसी तरह थर्ड वाली में भी आप देख सकते हैं। ये आपने होप्स के आपको सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स क्लियर हो गए हैं। अब ये तो बात हो गई फ्लोरीन की कि इसने सबको ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हुआ। अब सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें तो मैंने आपको कहा कि क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, तो वही बात याद रख लें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा भाई है, तो ये नहीं कर सकेगा, तो नीचे वालों को करेगा। तो अब इसमें नीचे वाले जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन है, इसी वजह से आप इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, वो अगर करें भी तो वो आप का नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं कर सकता उसको ऑक्सीडाइज। तो आप देखेंगे क्लोरीन जब इसको ऑक्सीडाइज जो है इसका रिएक्शन होगा ब्रोमाइड के साथ, तो ये ब्रोमीन जो है उसमें कन्वर्ट होगा क्लोराइड में। तो देखें कि ये जीरो स्टेट में था क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन जो है इसकी बात हो रही है, तो क्लोरीन जो है Cl जीरो स्टेट से किधर जा रहा है, -1 में, मतलब ये भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया है, और जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है -1 से ब्रोमाइड को किधर लेकर जा रहा है, जीरो में, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लोरीन। और इससे नीचे वाले भी इक्वेशन आप देख लें कि डाइडाइन से ये आयोडीन में मॉलिक्यूलर हैलोजन में इसको कन्वर्ट कर रहा है। Cl2 जीरो स्टेट से किधर गया, खुद -1 में गया, मतलब वही बात के रिड्यूस हुआ, और दूसरे को -1 से जो है ये जीरो में लेकर गया, मतलब ऑक्सीडाइज करवाया। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है क्लोरीन को भी देख लिया कि ये ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और जबकि आपका फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों को ऑक्सीडाइज करता था, क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। और जबकि आयोडीन जो है सॉरी अब ब्रोमीन की बारी आ गई है, नेक्स्ट क्लोरीन की हो गई है ना। तो अब इसी तरह जो ब्रोमीन है उसकी हम देख लेते हैं वो किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है।
तो ये स्टूडेंट्स अब आपका लास्ट जो ब्रोमीन है ये ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन ओनली, सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, यानी कि आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करेगा टू मॉलिक्यूलर हैलोजन यानी कि आयोडीन में। ठीक है, तो आप देखें कि ये जीरो है और जीरो से ये भी जीरो है मॉलिक्यूलर, ये फ्री स्टेट में, तो इसी वजह से हम जीरो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो ये जीरो से ये किधर गया, -1 में गया। ठीक है, -1 में मतलब ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, और -1 से ये जीरो में लेकर आया है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो आपने देखा कि ये दूसरों को क्या कर रहा है, खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ठीक है, और खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो सेम सारा का सारा रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं लाना। और लास्ट अब आपके पास रह गया है आयोडीन, और जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उससे नीचे कोई भी मेंबर नहीं है, वो किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। वो इसी वजह से हमने उसके लिए इक्वेशन साथ में नहीं लिखी। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों से मैंने जो आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो सॉरी स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, होप सो कि इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है ये आप लोगों को याद रहेगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, होप सो कि आपको वो पॉइंट्स क्लियर हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल किसी भी पॉइंट पे किसी भी जो है वो कोई भी पॉइंट जो है आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।